ओके जी, कल एक अदद सवाल कर रहे थे हम। कौन सा सवाल था वो? फैम वाला सवाल था ना। आइए जी, सवाल को कंप्लीट करते हैं। कितने हजरात कल नहीं आए थे आप में से? आप लोगों को लेक्चर मिल गया था यूट्यूब पे? यूट्यूब पे लेक्चर नहीं गए? आ गया था। आज लाजमी जाके देखिएगा। क्या हुआ? पेज नंबर कौन सा है क्वेश्चन का? 244, 224। ओके जी, कल हमने सवाल शुरू किया था, पेज 224 पे है फैम वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। और हमने डिस्क्लोजर बनाना शुरू किया था। आधा हम बना चुके थे, बकाया आधा जो था वो रह गया था, और वो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि अगर हो सके तो घर से जाके बनाइएगा। आइए उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं जी, उससे पहले जो कल लिखा था वो आप मुझे नंबर्स लिखवा दें दोबारा से, ताकि हमारा नोट ज़रा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। ये सवाल क्वेश्चन बैंक का कौन से वाला था? तीसरा जी, क्वेश्चन बैंक का ये तीसरा सवाल था। और हेडिंग में हम देते हैं फैम नोट्स टू दी। भाई बस खामोश हो जाए यार। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। कब साल ख़त्म हो रहा है भाई? 31 दिसंबर 15। ओके। हेडिंग होती थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बल्कि सॉरी, एक चीज़ तो हमने मिस कर दी। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नोट की हेडिंग भी तो देनी है। ये शायद हम कल लिखना भूल गए थे। हाँ माजरत, ये लिख लीजिए यार, प्लीज़ गुफ्तगू बंद। प्लीज़ गुफ्तगू बंद। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ आप कोई भी फर्जी सा नंबर लिख दें, कोई भी फर्जी सा। ठीक है, 6 लिख दें, 8 लिख दें, 10 लिख दें, 12 लिख दें, फर्जी सा कोई भी नंबर लिख दें ताकि पता लगे ये नोट नंबर है। उसके बाद था जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के बारे में मैंने क्या बताया था? ऐसी अमाउंट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस ना हुई हो। ऐसे ही है। और वो एक क्या होती है? कॉस्ट ही होती है जी। लिखवाएं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। देन वी हैव एडिशंस। एडिशंस के बाद डिस्पोजल्स। फिर ट्रांसफ़र। ये कौन सी ट्रांसफ़र होती हैं जी? ये ट्रांसफ़र होती हैं जब भी एसेट रीवैल्यू होता है, तो रीवैल्यू होने पे हम डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट करते हैं। ये वो ट्रांसफ़र है, यहाँ पर वो वाली अमाउंट लिखी जाएगी। फिर आता है जी रीवैल्यूएशन। जिस एसेट को भी रीवैल्यू करेंगे उसकी अमाउंट आ जाएगी। और फिर क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आती है हेडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। इसका भी ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या था इसमें? पहले ट्रांसफ़र था। ओके। जो हजरात कल नहीं आए थे उनको मैं भी 2 मिनट लगा के सारा समझा देता हूँ दोबारा से। फिर है जी डेप्रिसिएशन। उसके बाद डिस्पोजल। फिर हमारे पास है जी क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। और उसके बाद क्या था जी? मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर क्या था जी? डेप्रिसिएशन मेथड। और एंड पे था यूजफुल लाइफ या फिर रेट, जो भी सवाल में मेंशन हो आप लिख देंगे। ये जी एक मुकम्मल फॉर्मेट है जो कि हम बनाते हैं। और ये फॉर्मेट आपने हर सूरत में बनाना है, क्योंकि अगर तो कॉस्ट मॉडल होगा ना, कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल में ना तो आपके पास ट्रांसफ़र की बात हो रही होगी, ना आपके पास रिवैल्यूएशन की बात हो रही होगी। ठीक होगी बात? और इसी तरीके से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं हो रही। यार चाय का और दूसरा वो कॉस्ट की बुक में लेटेस्ट मिल गया सारा कुछ। ईमेल सेकेंड में चाय मुझे बुला। ये ले जाइए अस्कर, ये ले लें प्लीज़। और पानी का उनको कह दें, पानी नहीं पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है बस, ठीक है ना,
पढ़ा, थैंक यू। ओके, ले जी, कल बात हुई थी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है ये असल में कॉस्ट होती है, ठीक है। और असल में जब हमारा एसेट अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा होता है, ये असल में वो लेजर ही है। आप अगर एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते? देखिए ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। क्या आप एडिशन जो होती है यहाँ पर ऐड नहीं करते? वो देखें हो रही हैं। अगर कोई भी एसेट आपका डिस्पोज ऑफ हो रहा हो तो क्या आप उसको माइनस नहीं करते? तो देखें वो डिस्पोजल माइनस होंगी। ट्रांसफर का क्या मतलब है? ट्रांसफर का मतलब ये है कि जब भी आपका एसेट रीवैल्यू होता है तो आप क्या एंट्री करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो एसेट क्रेडिट होता है, इसको हमने ट्रांसफर का नाम दिया था कि जब भी आपका एसेट रीवैल्यू होगा सवाल के अंदर तो आपने जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये वो ट्रांसफर की जो रो आ रही है वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, उसके बाद रीवैल्यूएशन, एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो क्या रीवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट होगी तो ऐड कर देंगे, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस होगा तो क्या एसेट क्रेडिट होगा तो यहाँ पे इसको माइनस से लिख देंगे। तो क्या एसेट अकाउंट में ये चीजें आती हैं, इसके अलावा भी कुछ आता है? ये चीजें आती है ना। तो देखें जो जो कुछ लेजर में आ रहा है वही सारा कुछ तो हमने वहां पे लिख दिया हुआ। तो इसका मतलब ये जो नोट हम बना रहे हैं असल में हम ये लेजर ही बना रहे हैं, लेजर को जरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक होगी बात? बात समझ आती है? अब आ जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। क्या होता है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में? एक हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड पे देखें वो आ गया। ट्रांसफर क्या होता है जी? जब भी एसेट रीवैल्यू होगा आप डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट एसेट करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेबिट होगा, देखें ट्रांसफर जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। फिर डेप्रिसिएशन, साल में जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, क्या आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में नहीं लिखते? उसको लिखते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। डिस्पोजल, जो एसेट साल में जाएगा उसकी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, यानी डेबिट कर देते हैं यहाँ से, तो वहां से भी देखें माइनस कर देंगे। तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यही आता है, इसके अलावा भी कुछ आता है? यही कुछ आता ना, और आपका क्लोजिंग आ जाएगा। तो वही देखें सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा नोट बन रहा है ये सिर्फ लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में तब्दील किया गया बस। तो जिसको लेजर पे अबूर हासिल है उसके लिए नोट बनाना कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने अपना अगर लेजर पूरा कर लिया तो ये तमाम चीजें पूरी कर लेगा। बात समझ आ गई? अब आपको पता है भाईजान कौन सी चीज क्रेडिट करनी है कौन सी डेबिट करनी है, सब आपको पता है। आपको यह भी पता है कि अगर मेरा कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से जो मैंने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक निकालनी है। तो वो सारी बातें आपको पता है, वर्किंग्स आपको सारी आती हैं, बस अब इसको फिलअप ही करना है। बात समझ आ गई सबको? क्लियर होगी बात? ओके। फिर एक बात मैंने कल लिखवाई थी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में कि पहले ट्रांसफर लिखेंगे या पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे। देखिए होता यूं है कि अगर आपकी रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही हो तो आप क्या करते हैं, आप उस साल में पहले रिवैल्यूएशन करते हैं फिर साल के आखिर में जाके डेप्रिसिएशन करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिवैल्यूएशन साल के आखिर में हो रही हो तो पहले आप डेप्रिसिएशन करते हैं उसके बाद रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या ये बात ऐसी थी? अब अगर आपकी रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है तो क्या रिवैल्यूएशन पहले डेप्रिसिएशन बाद में? इसका मतलब है अगर रिवैल्यूएशन पहले होगी तो जो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं वो भी पहले होगी, ऐसी है ना। तो इसीलिए ट्रांसफर पहले डेप्रिसिएशन बाद में। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिर में हो रही होगी तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे उसके बाद रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब है उस केस में डेप्रिसिएशन पहले लिखी जाएगी ट्रांसफर बाद में लिखी जाएगी। ओके, तो ये मैं लिख देता हूं कि अगर स्टार्ट पे होगी रिवैल्यूएशन तो आपने पहले क्या करना है जी, ट्रांसफर लिखना है, और फिर आपने क्या लिखना है जी, डेप्रिसिएशन लिखनी है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिर में हो रही हो तो इसका मतलब है पहले आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आप रिवैल्यूएशन करते हुए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। ये सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन को लिखने की बात। अभी चूंकि इस सवाल में रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है इसलिए चूंकि पहले रिवैल्यूएशन हो रही है ट्रांसफर पहले होगी डेप्रिसिएशन बाद में होगी, तो हमने ट्रांसफर को पहले लिख दिया डेप्रिसिएशन को बाद में लिख दिया। क्लियर होगी बात? जो कल लोग नहीं आए थे थोड़ा बहुत आसरा हुआ उन्हें, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी कल का लेक्चर देख लेंगे आज जाके। कल असल में वो मेरे ख्याल में पोर्टल हो गया ठीक है, नहीं पोर्टल में थोड़ा सा इशू आया हुआ था इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं। आप लेक्चर तसल्ली से कल वाले देख लें, मैं दोबारा स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, मसले वाली बात नहीं है। ले जी, कल हमारे पास कौन कौन से एसेट्स थे? एक तो मेरे ख्याल में ज़मीन थी, एक फिर मुझे याद है बिल्डिंग्स भी थी, और कोई क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी।
और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये 4 एसेट्स थे हमारे पास और हमने इन चारों को कॉलम्स की फॉर्म में बना लिया था और एंड पे इसका टोटल भी हम कर देते हैं। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई? ओके है। मुझे लिखवा दें कि कल लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500। ये सवाल में हमें दिया गया था, ओपनिंग में लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया गया था। हाँ, रुपीज़ इन थाउजेंड, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, रुपीज़ इन थाउजेंड, ये सारा कुछ रुपीज़ इन थाउजेंड में। एडिशंस हुई थी कोई लैंड में? नहीं, हमने कोई लैंड नहीं खरीदी थी। क्या कोई लैंड हमने बेची थी? नहीं। अगर बेचते तो उसकी कॉस्ट निकाल देते यहाँ से, अगर कोई लैंड खरीदते तो उसकी कॉस्ट ऐड कर देते यहाँ पे, वही लेजर वाली बात। रिवैल्यू हुई थी कोई लैंड? रिवैल्यू हुई थी तो कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई थी? सर जमीन की तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रांसफर भी कोई नहीं होगी। और जब हमने रिवैल्यूएशन की थी तो मुझे याद पड़ता है हमने एक वर्किंग बनाई थी, वर्किंग बनाई थी ना हमने एक, नहीं बोलेंगे? हाँ जी, कितनी रिवैल्यूएशन की थी? 400, 400 की रिवैल्यूएशन हुई थी भाई। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बना जी? 900। ये बात कल हुई थी भाई। और लैंड की तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती नहीं है, जब होती नहीं है तो बस ठीक है, सारा कुछ ही जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारी नेट बुक वैल्यू है वो कॉस्ट के बराबर ही होगी। और मेजरमेंट बेसिस जो ज़मीन की थी वो थी रिवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन मेथड इसका नॉट एप्लीकेबल, और यूजफुल लाइफ रेट भी नॉट एप्लीकेबल। ये बात कल हमने लैंड के लिए लिखी थी। ओके होगी बात? उसके बाद आ जाए जी बिल्डिंग पे। कितनी थी जी बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट? 400। क्या बिल्डिंग में कोई एडिशन हुई थी? जी बिल्कुल। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था CWIP का। CWIP का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट खरीदने के टाइम पे आप एंट्री कर देते हैं डेबिट एसेट, क्रेडिट, कैश, बैंक या पेबल, ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसे एसेट की एंट्री क्या करेंगे जो कि आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? उन लोगों से सवाल है जो कल नहीं आए थे। ऐसे एसेट की आप क्या एंट्री करेंगे जो कि आप खुद बना रहे हैं? आपने सीमेंट खरीदा, बजरी खरीदी, रेत वगैरह खरीदी, ईंटें खरीदी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा, एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस। परचेजेस तो भाई हम उन चीजों को कहते हैं जो बेचने के लिए होती हैं। क्या ये बेचने के लिए है? जी बिल्कुल। हम वर्क इन प्रोग्रेस से बेहतर एक वर्ड जो एसेट्स के लिए यूज होता है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP। वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो इन्वेंटरी के लिए होता है। जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे होते हैं ना, तब वर्क इन प्रोग्रेस आता है। एसेट को बनाने के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, तो आप क्या करते जाएंगे, जो भी इस तरह की चीज खरीदेंगे वो CWIP में डेबिट 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 करते जाएंगे, करते जाएंगे। और जिस दिन आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी या जिस दिन आपका एसेट कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप क्या करेंगे, CWIP को क्रेडिट कर देंगे और अपनी बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। और जिस दिन ये बिल्डिंग डेबिट होगी उस दिन से आपकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। ठीक होगी बात? बात सबको समझ आ गई? ओके, तो इसका मतलब है जब तक आपका एसेट CWIP में पड़ा रहेगा, शुक्रिया भाई, जब तक आपका एसेट CWIP में पड़ा रहेगा उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। क्लियर होगी बात? सब अच्छा है? तो इसका मतलब है CWIP में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है अभी, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं। और बैलेंस शीट में हम इनको कैसे डिस्क्लोज करते हैं? बैलेंस शीट में आपको नजर आता है जी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के नीचे आप लिखते हैं हेडिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके आगे इसकी अमाउंट लिख देते हैं और उसके बाद CWIP अलहदा से आ रहा होता है, वो इसके साथ ऐड होके नहीं आ रहा होता, ये अलहदा से आ रहा होता है। ठीक होगी बात? तो ये भाई CWIP का कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँगा सवाल हम एक दफ़ा फिर पढ़ लें, क्योंकि जो बच्चे आज आए हैं ना वो ज़रा थोड़े से ना अजीब सी शक्लें बना रहे हैं, तो इसलिए ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं सवाल। कोई बात नहीं, खैर है। आज कौन सा 21? ओ मसला ही कोई नहीं, 21वां लेक्चर है। आज भी FR 1 शुरू करें ना इंशाल्लाह खत्म हो सकती है दोबारा से, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम वी आर गोइंग वेरी इजी। पर जी मेरे भाई, वो कह रहे हैं दोबारा शुरू कर दें। नहीं नहीं, टेंशन आप लोगों ने बट टेंशन लेनी है रोज़ का काम रोज़ करने की। बाकी 31 तक आपको वेला कर देना वो मेरी जिम्मेदारी। वैसे तो आप हैं ही वेले, लेकिन 31 तक आपको मुकम्मल वेला कर देना वो मेरी जिम्मेदारी है, खुश उसलूबी के साथ इंशाल्लाह। कोशिश ये की जाएगी कि एक्स्ट्रा क्लासेस का मुझे शौक नहीं है, मैं वैसे सैटरडे संडे को काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन चलें कभी ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। अव्वल मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेशन में छुट्टी होती नहीं है, होगी भी तो नहीं देंगे हम, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन तो आप आ रहे हैं ना। क्यों यार, रिजल्ट आपका कब है? नहीं, किस दिन है? 31 को है? 30 को है? 30 को क्या दिन है?
हफ्ते को तो आता ही नहीं आईकैप का रिजल्ट, आईकैप का रिजल्ट तो मंगल को आता है, टीरिया मंगल को आता है। क्या 30 को आ रहा है रिजल्ट मेरे भाई? कितने कितने किस किस का रिजल्ट है पहले ये तो बताएं मुझे यार। 2 बंदों का रिजल्ट है, हद हो गई यार। ये 4 बंदों का रिजल्ट, कुछ शर्म करें यार बाकी लोग। कितने बजे रिजल्ट है आपका? 9:30 आता है, 8:30 आता है? बोले तो सही तो यार, बताएं तो सही। 9 बजे आता है? ओ यार 8:45 हमारी क्लास खत्म हो जाती है यार। वो खुदा का खौफ करें यार, यार कोई रहम करें यार। क्या कुछ भी नहीं होता, जो होना है वो भाईजान, जो हरकत आप पेपर में कर चुके हैं ना, रिजल्ट आपका बन चुका है। टेंशन उस दिन लेनी थी जिस दिन आपका पेपर था, रिजल्ट वाले दिन की क्या टेंशन है? क्यों? जब उस दिन टेंशन नहीं हुई तो इस दिन की क्या टेंशन? ऐसे ही है ना, टेंशन तो उस दिन लो जब दुनिया में अमाल करने का वक्त था, टेंशन तब लेनी थी। अब कबर, सॉरी, वापस आ जाए, डरावनी बात है। ओके, तो कोई नहीं, हम तो वो भी छुट्टी नहीं देंगे। और कौन सी छुट्टी है सेशन में? और कोई है ही नहीं, तो बस ठीक है, आराम से कोर्स खत्म करेंगे अपना। ठीक जी, हाँ कैफी की बात करूँ मेरे भाई, कैफी की बात करूँ। 8:45 क्लास खत्म होगी, आराम से 15 मिनट जाके फिर रिजल्ट देख लीजिएगा। क्या ख्याल है? क्यों नो सर? अजीब नहीं, कोई लॉजिकल जवाब नहीं आप दे रहे, सवाल पे आए सर। मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ कंफर्म उस बारे में मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता अभी, लेकिन माजी ये कहता है कि नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे तो नहीं होगा फाइनल, वो तो 1:30 बजे होगा जी। नहीं होगी, वो कौन सा पहली दफा? अच्छा आगे चले यार, ऐसी बात यार, इसकी तो कैमरा करो, ये बोला मैं नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, सवाल एक दफा पढ़ लें, बच्चे थोड़े से आउट हुए हैं। ले जी, फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2014। रिक्वायर्ड में, बस प्लीज खामोश हो जाए। रिक्वायर्ड में कहते हैं जी, शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स एसेट इन द नोट्स टू द पब्लिश अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15। डिस्क्लोजर भाई साहब ने मांगा हुआ है। ले जी, सवाल मेरा उन लोगों से ज्यादा है जो कि कल नहीं आए थे। जो कल आए थे उन्होंने तो पढ़ लिया सवाल, उनको तो पूरा सवाल उनको समझ ही गए। ऊपर उसने बताया हुआ है 31 दिसंबर 14 का डाटा, रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहा है 31 दिसंबर 15 की। सर सवाल में गलती है कि क्या है? बोले भाईजान, ऊपर उसने आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, ओके, ऊपर उसने आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, नीचे उसने रिक्वायरमेंट आपसे इस साल की मांगी हुई है। ठीक होगी बात? ओके, तो भाईजान ओपनिंग बैलेंसेस में वो कहता है जमीन की कॉस्ट है 500, देखें क्या हमने 500 लिखी हुई है, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन के आगे निल है, ये क्या मतलब है इसका? सर जमीन की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए उसने डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, असल में ना ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि उसने बताया कि 31 दिसंबर के बैलेंसेस ये हैं, 14 के बैलेंसेस ये हैं, तो ये ओपनिंग डाटा उसने दिया हुआ है। बिल्डिंग पे आ जाए, बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट है 400, हमने वहां पे भी 400 लिख दिया है, बाकी भी फिलअप कर लेते हैं हम। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 है, तो मेरे ख्याल में ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ पे शायद हमने कल 80 लिखा होगा, क्या ख्याल है? लिखा होगा कल, ओके। उसके बाद प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर, इसकी तो अभी बात ही कल नहीं हुई थी, ये आज ही करनी है बात, तो इसलिए इसको छोड़ दें अभी। इसका भी ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी गई है। फिर आया जी एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। सर ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ये बता रहा था, ये एसेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, तो अगर ये कंप्लीट नहीं हुए तो ये CWIP में आएंगे, ये PPE में फॉल ही नहीं करेंगे, तो ये हमारे डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका एक काम करना होता है सब नोट के अंदर, वो मैं आपको भी बता दूंगा क्या करना है, लेकिन ये जो मेन नोट है ना, इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है, ओके। तो CWIP या एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, चूंकि वो भी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंडर नहीं आया होता, इसलिए हम उसको इस नोट का पार्ट नहीं बनाते हैं। हाँ, सब नोट में एक जगह पर आएगा, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, ओके। चले जी आगे चलते हैं। तो इस 91 का क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, बैलेंस शीट में जाके बस इस तरह से लदा से दिखा देंगे इसको, 91 खत्म हुई बात। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, वो कहता है भाई ये तो ओपनिंग बैलेंसेस थे, साल के दौरान क्या कार्रवाई हुई, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर। फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। वो कहता है भाईजान, जो हमारे पास CWIP का लेजर है ना, इसमें साल के शुरू तक कितना खर्चा हो गया हुआ था? 91 का, मजीद 53 रुपए का खर्चा हुआ, तो इसका मतलब है हमने डेबिट CWIP क्रेडिट कैश या बैंक किया होगा 53, ओके। और फिर वो कहता है अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 100,000 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब है इसका?
एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो साल के दौरान कंप्लीट हो गई, तो क्या मैं CWIP को क्रेडिट करूंगा? अगर CWIP को क्रेडिट करूंगा तो डेबिट किसे करूंगा? एसेट को, बिल्डिंग को। इसीलिए हमने क्या किया था, एडिशंस में कल 100 लिख दिया था कि CWIP से एक एसेट यहां पर शिफ्ट हो गया है, बिल्डिंग्स के अंदर ऐड हो गया है, एडिशंस हो गई हैं। क्लियर होगी बात? ये बात समझ आ गई सबको? तो इसलिए कल हमने यहां पर एडिशंस में 100 लिखा था कि CWIP से अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट क्या हुआ जी, आज ट्रांसफर हो गया। ओके होगी बात? सब अच्छा है। चलिए जी आगे पढ़ें। अ डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट ईयर एंड। जी ये उन लोगों से सवाल है जो कल नहीं आए, क्या करना है इसका? हाँ जी बोले भाई, क्या ये हमारा आईटी किधर आएगा? प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, एडिशन होगी जी, फिक्सचर एंड फिटिंग्स में आएगा। तो डिलीवर नहीं हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ता है जी? बिल्कुल भाईजान, ये एसेट अभी तक हमें डिलीवर ही नहीं हुआ। जब ये एसेट डिलीवर होगा तब ये एसेट बनेगा, अभी तो ये एडवांस है हमारा जो हमने पे किया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी एसेट को अगर आप कोई भी खरीदने के लिए एडवांस पे करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम करते हैं डेबिट एडवांसेस, क्रेडिट कैश या बैंक। और जब वो एसेट डिलीवर हो जाता है तब हम करते हैं डेबिट एसेट, यानी उसकी डेप्रिसिएशन तब से स्टार्ट होती है। और इसकी मिसाल कल मैंने कुछ इस तरीके से दी थी कि आप अगर कोई भी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बुक करवाते हैं तो आपने उनको 100% पैसे पहले पकड़ाने होते हैं। तो अगर आपने उनको पहले पैसे दे दिए तो क्या आप एसेट उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे? आंसर इज नो। आपके पास तो अभी एसेट आया ही नहीं है, ये एडवांस होगा मेरे भाई। आप उसको लिखेंगे डेबिट एडवांस, ये एंट्री होगी भाई, डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश। और ये एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, ये एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ। एसेट रिकॉर्ड तब होगा जब आपको वो एसेट डिलीवर होगा, और फिर आप एडवांस के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देंगे। इस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज था। तो अगर वो एसेट आपने खरीदने के लिए अभी सिर्फ एडवांस दिया है, वो एसेट बना ही नहीं है, तो सर IAS 16 में कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता वो। तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। और इसकी एक दूसरी मिसाल भी कल बात हुई थी, प्लॉट्स की। पाकिस्तान में प्लॉट्स किस्तों में मिलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो जब आप उस प्लॉट की किस्तें दे रहे होते हैं, प्लॉट आपका तो नहीं हो रहा होता। प्लॉट तो तब आपका होता है जब आप आखिरी किस्त पे कर देते हैं, तब आपका होता है प्लॉट। तो इसका मतलब है कि शुरू में जो आप पैसे दे रहे हैं, आप डेबिट प्लॉट क्रेडिट कैश नहीं कर रहे, आप डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश कर रहे हैं। और जिस दिन आप आखिरी किस्त पे करेंगे उस दिन आप करेंगे जी डेबिट प्लॉट क्रेडिट एडवांस। खत्म हुई बात। ठीक होगी बात? उस दिन से वो आपका एसेट बनेगा। जी सर। इसके दो सिनेरियोज हैं, मैं आपको इस गाड़ी के तनाजुर में समझा देता हूं, आपको बात जरा समझ आ जाएगी। होता यूं है कि कभी कभार आप थोड़ा सा एडवांस देके गाड़ी ले लेते हैं, एसेट आपको मिल जाता है। मिसाल के तौर पे 100 रुपए की गाड़ी थी, आपने उसमें से 10 रुपए एडवांस दे दिया, एंट्री होगी ये। उसके बाद उसने एसेट आपको डिलीवर कर दिया, उसने कहा भाई एसेट आपका, कोई बात नहीं, बाकी पैसे आते रहेंगे, खैर है। जिस दिन एसेट आपको डिलीवर हुआ, आप एंट्री करेंगे डेबिट एसेट 100 से, क्रेडिट आप करेंगे एडवांस 10 से, और क्रेडिट आप करेंगे पेबल 90 से। इस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। ये भी एक सिनेरियो होता है कि सारा एडवांस ना भी पे किया हो, थोड़ी अमाउंट पे की हो और एसेट डिलीवर हो जाए, उस दिन आप अपना पेबल रिकॉर्ड करते हैं। इस दिन आपका पेबल नहीं होता क्योंकि चीज तो आपकी है ही नहीं। किसी भी टाइम आप जाके कह सकते हैं वापस करो भाई, नहीं चाहिए मुझे आपका प्लॉट, नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी। ठीक होगी बात? तो इसीलिए हम एडवांस के टाइम पे ये एंट्री करते हैं। लेकिन जब एसेट आपके पास आ जाता है, इसका मतलब है ऑब्लिगेशन आ गई अब आपके ऊपर पेमेंट करने की, क्योंकि आप एसेट ले चुके हैं। यहां पे तो आपको ऑब्लिगेशन नहीं थी, किसी भी टाइम आप कह सकते थे भाई वापस करो मेरा एडवांस, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। तो पेबल की ऑब्लिगेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि अब गाड़ी आपको डिलीवर हो गई है, अब आपके ऊपर पेबल की ऑब्लिगेशन है। बात समझ आ गई सबको? ओके, तो ये वो वाला सिनेरियो जो आप कह रहे थे, वो उस रूप में ये होगा। तो इट मीन सिंपल सी बात है, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा ना, उसी दिन उसको डेबिट करेंगे, एडवांस के टाइम पे नहीं होता। बात समझ आ गई? इतना तो कल नहीं समझाया था जितना समझा दिया। ले जी, अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट ईयर एंड। इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। और कैसे इग्नोर करेंगे?
जैसे घर वालों ने कल आपको इग्नोर किया था कि बारिश है तो क्या हुआ, निकल जाओ इस घर से, जाओ पढ़ो जाके। ओके, सब अच्छा है। आगे चलिए। एडिशंस टू प्लांट आर ₹154,000। प्लांट में एडिशंस के तौर पे लिख देंगे, अभी प्लांट एंड मशीनरी और फिक्सचर एंड फिटिंग का बनाते हैं कॉलम, तो देखते हैं क्या करना है। एडिशंस टू फिक्सचर्स एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन द न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर ₹40,000। भाई साहब फरमाते हैं कि जो फिक्सचर्स के अंदर एडिशंस हुई 40,000 की, वो 40,000 की हैं, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम वाला ऊपर वाला 20,000 शामिल नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है भाई, यही तो हम सब चाहते थे कि ना हो, अगर होता तो हम माइनस करते। इग्नोर करें इसे, आगे चलें। द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड। प्लांट भी बेचा गया, फिक्सचर भी बेचा गया, डिस्पोजल की सारी एंट्रीज आपको आती हैं, सारा कुछ आपको पता है कि कॉस्ट से क्या निकालना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या निकालना है, वर्किंग बना लेंगे इसकी। ले जी, ये काम जो छठा सातवां है ये कल हम कर चुके थे, इसलिए मैं जरा एक दफा पढ़ लेता हूं दोबारा। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 2015 टू ₹15 लाख। भाईजान लैंड और बिल्डिंग की ना इकट्ठे रिवैल्यूएशन होगी साल के शुरू में, ओके। ऑफ विच लैंड इज वर्थ ₹9 लाख। वो कहता है टोटल दोनों की वैल्यू मिला के 15 लाख थी, लेकिन इसमें से लैंड 9 लाख थी। तो सर अगर आप सवाल के टॉप पे जाएं, आपको लैंड की कॉस्ट दी गई है 500, ऐसे ही है, और एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो इसकी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो बुक वैल्यू भी 500 ही है। रीवैल्यूएशन के लिए हम रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर रीवैल्यूड अमाउंट 900 है, बुक वैल्यू 500 है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? सर वो लिख दिया 400। आ गया ना सर, वो 400 लिख दिया, ये काम किया था कल, ओके। और उसके बाद रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट। ये भी बात करनी है, इसका सब नोट बनेगा एक। अच्छा, अगर 15 में से 9 जो है वो लैंड है, तो बकाया 6 बिल्डिंग है, इसका मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू होगी 6 लाख। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे पास अच्छा सरप्लस कितना आएगा, ये कल वाले लोग बताएंगे जो कल नहीं आए थे। कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बनता है बिल्डिंग का? ओपनिंग 400 है तो 600 माइनस 400 200 का जी। भाईजान बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करना है, कॉस्ट को कंपेयर ना करने बैठ जाइएगा। तो आप अगर बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग की ओपनिंग बुक वैल्यू 400 माइनस 80 320 है, तो आपने 320 और 600 को कंपेयर करना है। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आता है जी? 280। तो गालिबन कल हमने 280 लिखा होगा यहां पे, ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई? ओके। द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज अनचेंज्ड। द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 ईयर्स बिफोर द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से 10 साल पहले ये बिल्डिंग खरीदी गई। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट ईयर एंड एट द फॉलोइंग रेट्स। बिल्डिंग 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन, प्लांट 20% और फिक्सचर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। ले जी, अब इसके अंदर मेरे ख्याल में डिस्पोजल भी कोई नहीं है, लेकिन जरा गौर से सुनिए कि जब ये बिल्डिंग रीवैल्यू हुई होगी तो क्या इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो चुकी होगी? हो चुकी होगी। तो मुझे बताइए कि डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे इसकी कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 80 की नहीं पड़ी हुई, क्योंकि साल के शुरू में टोटल डेप्रिसिएशन 80 है और साल के शुरू में एसेट रीवैल्यू हो गया, तो जो भी 80 पड़ा हुआ इसको फारिग नहीं करा देंगे? यही करेंगे ना। तो आप क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, उससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, तो कम कर दें, ये ले। और क्रेडिट क्या करते हैं, एसेट बढ़ता है कम होता है? कम होता है, ये ले उसको भी कम कर दें, ये ले। बात समझ आ गई? तो जो काम हम यहां लेजर्स में करते थे वही काम दोबारा कर रहे हैं, बस जरा फॉर्मेट चेंज हो गया, ओके। तो बताइए जी बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? क्लोजिंग बैलेंस वो कल किया हुआ है 700, ले जी 700, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन का मसला रह गया। डेप्रिसिएशन का मसला कैसे हल हो भाई, बोले? फॉर्मेट अगर कल वाला बनाए हम, तो डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। साल के शुरू में आपके पास बुक वैल्यू बिल्डिंग की कितनी थी जी? 400 माइनस 80 320। साल के शुरू में ही एसेट रीवैल्यू हुआ तो एक लाइन छोड़ के लिख दिया गया रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी है जी? 600। और सरप्लस कितना हो गया जी?
280 280। इसके बाद साल के आखिर में इसकी डेप्रिसिएशन आप 600 को करेंगे ना, किससे डिवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, गौर करें, उसने आपको बताया कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट है 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन। यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, रेट दिया हुआ है। क्या रेट से यूजफुल लाइफ बन सकती है? कितनी बनेगी? 1/8। 1/8 और आंसर 50 ईयर्स आता है। करके देखें एक दफा, जो कल लोग नहीं आए थे प्लीज जरा चेक कर लें एक दफा, देखें 50 ईयर्स आता है। 1/8 1/8 1/8। हाँ जी, क्या आंसर आता है मेरे भाई? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? फिर नहीं बोलेंगे? 0.15। 1/8। खुदा के बंदो, 2% है तो 0.02 से डिवाइड कर दें, क्या आंसर आता है? तो इसका मतलब है बिल्डिंग्स की टोटल जिंदगी 50 साल है। और अगर गौर किया जाए 7वें पॉइंट के अंदर उसने एंड पे लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 ईयर्स बिफोर द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से 10 साल पहले खरीदी गई, तो 50 में से 10 साल चले गए, रिमेनिंग कितने बचे? तो सर आपको पता है कि हम यहां पे हमेशा रिमेनिंग से डिवाइड करते हैं, पता है ना सबको ये बात? ओके। और जो सलूक इसके साथ वही सलूक इसके पड़ोसी के साथ। क्या आंसर आता है इसका? 15। और ये क्या आंसर आता है? 585। बहरहाल इन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो असल में इसकी जरूरत थी। तो 15 की डेप्रिसिएशन तो उन एसेट्स पे आ गई जो साल के शुरू में थे। व्हाट अबाउट एडिशंस? जो 100 की एडिशन हुई है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, उस पर डायरेक्ट 2% लगा दें। ये तो रिवैल्यू नहीं हुआ, ये तो रिवैल्यू नहीं हुआ भाई। रिवैल्यू तो वो वाले हुए जो साल के शुरू में पड़े हुए थे, ये तो बाद में कहीं आया होगा। ओके, तो इसलिए इस पे 2% डायरेक्ट लगा दें। कितनी बनती है? 100 का 2% 2 रुपए बनेगी, तो 15 जमा 2 17 बनती है। ये लें जी 17। ये कल सारी वर्किंग हमने बनाई थी, किसी पड़ोसी से नोट कर लीजिएगा। ओके, बल्कि लेक्चर देखेंगे आप, पड़ोसी से क्यों नोट करना? ओके है, यहां तक सब अच्छा है। ले जी, डिस्पोजल कोई भी नहीं है, और मेरे ख्याल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 17 बनेगा, और माइनस करें 700 में से 17। ये ले जी, मेजरमेंट बेसिस इसकी भी रीवैल्यूएशन है। डेप्रिसिएशन मेथड इसका स्ट्रेट लाइन मेथड है, और यूजफुल लाइफ रेट इसका 2% है। लें जी, ओके मेरे दोस्त, यहां तक कल जिंदगी रुक गई थी। यहां तक किसी का कोई सवाल? जनाब सर ये जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फॉर्मूला बना रहे हैं, इसमें डिस्पोजल डेप्रिसिएशन से पहले नहीं आना चाहिए? नहीं, डिस्पोजल को हम हमेशा एंड पे ही लिखते हैं, उसका मसला नहीं है, वो बाय फॉर्मेट ही एंड पे है। लेकिन इसके बारे में बात हुई है, ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन के बारे में, वो आपकी बात दुरुस्त है। हो सकता है डिस्पोजल पहले हुआ हो, लेकिन हम ये उस ऑर्डर में नहीं बना रहे होते, ये सिर्फ मसला उस ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन के लिए है, बाकी आपका डिस्पोजल एंड पे ही आता है। अच्छा एक बात और, इस सवाल के अंदर हमें यह नहीं बताया गया कि बिल्डिंग में 100 रुपए की एडिशन किस तारीख पे हुई है, तो क्या क्या अज्यूम किया जाए? साल के पहले दिन एज्यूम करने, साल के पहले दिन ही एडिशन हुई है, इसलिए हमने 100 पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन 2% लगा दी। नहीं, उसको रिवैल्यू नहीं करेंगे, उसको हम रिवैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐड होके रिवैल्यू नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ जिस दिन आई है वो उस दिन बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू पे होती है। एक चीज़, अगर एक गाड़ी आज आपने खरीदी है, आप नई गाड़ी लेकर आए, 10 लाख की गाड़ी है, आप मार्केट में जाएंगे वो 10 लाख ही लगेगा उसका। मसला तो साल बाद होगा ना, जब उसकी बुक वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसकी फिर फेयर वैल्यू चेंज होगी, तो उस वक्त वो चीज़ें बराबर ही होती हैं, तो इसलिए हम सेम डे वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ओके मेरे भाई, चलें जी आगे। आइए जी प्लांट एंड मशीनरी पे चलते हैं। ये सब कुछ मिटा दूं? सबने मिट जाना, आपने भी मिट जाना, बस ठीक है, जो कह रहे हैं दिल में कहें। ओके, ले जी प्लांट एंड मशीनरी से शुरुआत करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे भाई? 1613 सवाल में गिवन है, 1613। बस बोर्ड पे देखेंगे, नोट आप बाद में करेंगे, तसल्ली से नोट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद मेरे पास सवाल के अंदर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की? बिल्कुल 458 मुझे नजर आ तो रही है, ये देखें, इसका भी ओपनिंग बैलेंस लिखें।
ओ भाई इन चीज़ों के नंबर होते हैं, ये 1613 458 यहाँ लिखने के नंबर होंगे। तो पेपर में अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी तो आपको आधा आधा नंबर हो सकता है मिल जाए, या 0.25 नंबर मिल जाए। ओके, तो इन चीज़ों को ज़रा इजी ना लिया करें, इन चीज़ों को लिखा करें वो मुफ्त के नंबर लिखे और नंबर लें। और आपको ये बात तो डे 1 पे बता दी हुई है कि भाई सवाल में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, एज्यूम करके लिखें और आगे चलें। ये नहीं है कि भाईजान मुझे तो ये पता ही नहीं लग रहा डेप्रिसिएशन 17 कैसे आएगी, तो मैं नीचे कुछ नहीं लिख रहा, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग भी नहीं आएगा, मेरे पास नेट बुक वैल्यू भी नहीं आएगी, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा। ओ भाई कुछ भी लिख दें, 50 लिख दें, 100 लिख दें, 500 लिख दें, 1000 लिख दें, कुछ भी लिखें, नीचे तो पूरा करें। उसको लिखने के 0.25 नंबर तो होंगे ना, यही एक एक नंबर आपको 50 तक लेके जाएगा। ओके, तो ये काम कभी नहीं करना कि जो चीज़ नहीं आ रही वो कॉलम ही छोड़ दिया। कुछ एक चीज़, और भाई एक कॉलम में कम से कम भी आपको 80% चीज़ें आती होंगी। ये मेरा आपको जिसे कहते हैं ना एक पक्के वाला जो है ना वो है। हम क्या करते हैं, हम सवाल आधा करके ना तो छोड़ देते हैं और क्या आते हैं जी आधा आता था आधा नहीं आता था। नहीं सर, आपको वो सवाल उस स्टेप के बाद भी आता था, क्योंकि आप उस स्टेप पर रुक गए थे, इसलिए आपको पता ही नहीं लगा आगे जाके मैंने करना क्या है। इसलिए उस नंबर को एज्यूम किया करें, वहां पर नंबर कट गए, बाद वाले तो मिलेंगे। तो यूं नहीं करना, इसकी आदत बनाए प्लीज। आगे चलें जी। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने प्लांट एंड मशीनरी के बारे में मजीद बात किधर है भाई? 0.1 में भी नहीं है, 0.2 में भी नहीं है, 3 में है। एडिशन है जी प्लांट की कितनी? 154। तो खामोशी से इधर 154 लिखें और मुफ्त के नंबर पाएं। ओके, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता वैसे। द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, 5वें पॉइंट में, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, सॉरी अभी आना है उसने जिसका सबको इंतजार है। प्लांट कॉस्ट है 277, डिस्पोजल आ गया। बोले जब डिस्पोजल आता है तो हमारे लिए डिस्पोजल के क्या वो स्टेप्स थे जो हमने याद किए थे? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो क्या ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो नहीं है प्लांट एंड मशीनरी? गौर करें, क्योंकि रिवैल्यूएशन पे अगर एसेट हो तो अंदाज बदल जाता है डिस्पोजल का। फिर हम क्रेडिट करते हैं एसेट अकाउंट विद द लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट से। गौर करें, कॉस्ट है रिवैल्यूएशन है? जी सर कॉस्ट है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ छठे पॉइंट में रिवैल्यूएशन का जिक्र है और वहां पे सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की नहीं हो रही। इसका मतलब है ये कॉस्ट पे ही है, इसको कभी हमने रिवैल्यू नहीं किया। ओके, तो अब क्या होगा मेरे भाई? इसका मतलब है वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया गया उसकी कॉस्ट क्या है? 277 नजर आ रही है भाई, उसने शराफत से खुद ही प्रोवाइड कर दिया आपको। तो इसका मतलब है कि एसेट अकाउंट में डिस्पोजल आज क्रेडिट होगा 277 से, और क्रेडिट का मतलब एसेट में कमी, तो माइनस कर देंगे। इट्स जस्ट अ लेजर मेरे भाई, सिर्फ लेजर ज़हन में रखें, लेजर बनाएंगे ये खुद ही बनेगा। ओके ओके मेरे भाई, ले जी ये बात समझ आ गई। ओके, पहला स्टेप तो पूरा हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि इसकी कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जो कि हमें यहां से निकालनी है। बोले क्या मतलब 195? सर ऊपर तो 458 गिवन है, आप क्यों 195 बोल रहे हैं? अच्छा वो सब प्लांट एंड मशीनरी की है, उसमें से जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी डेप्रिसिएशन 195 है। लेकिन मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सर हमारे लिए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या स्टेप था? वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। सर ये तो साल के शुरू तक की है, डेट ऑफ सेल तक की तो नहीं है। सवाल में बेचने की डेट ही नहीं है, एज्यूम करेंगे साल के पहले दिन ही सेल हो गया, इसीलिए इसी को ही उठा लिया। अगर साल के दौरान सेल हुआ होता तो इस 195 के अंदर इस साल के जितने भी 6 महीने होते, 8 महीने होते, उनकी डेप्रिसिएशन ऐड करके तो हम निकाल देते जो काम करते रहे। तो कोई फर्क नहीं है भाई, वही लेजर है। ओके, तो क्यों निकाला 195 को? बोले आप जितना मर्जी 195 को निकाल लें वो फिर आ जाएगा। ओके, 195 चीख चीख के कह रहा है क्यों निकाला मुझे। ओके 195 ले जी, ये भी निकल गया। आगे चलें जी, प्रोसीड्स का क्या करना है 86 की? व्हाट अबाउट प्रोसीड्स? क्यों कुछ भी नहीं? वजह सर हम यहां पे एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं। प्रोसीड्स क्या आती हैं इन दोनों में? प्रोसीड्स तो डिस्पोजल अकाउंट में जाती हैं, तो वो तो नहीं बना रहे हम।
इग्नोर करेंगे। और कैसे इग्नोर करेंगे? जैसे घर वाले आपको करते हैं। सिखा रहा हूं आपको इग्नोर करना। इग्नोर होना आता है आपको, अभी तक करना नहीं आता। आ जाएगा, कोई बात नहीं, जब कॉमा ऐसी लगेगा ना खुद ही इग्नोर करेंगे। ले जी, और इसके अलावा अब क्या रह गया? कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया? अभी भी हल्के हल्के कुछ रह गए हैं, आ जाते हैं कभी कभार। हमारा कोई ताल्लुक, सॉरी आज कैमरा लगा जी, बताइए। डेप्रिसिएशन रह गई, डेप्रिसिएशन रह गई, तो डेप्रिसिएशन बता दें भाई। ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है, सॉरी आपके दाएं हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। बताएं जी, डेप्रिसिएशन कर दें कैलकुलेट? मुझे जल्दी करें, जल्दी यार, मतलब वेले बैठे हुए। पहले बड़ी तैयारियां करनी है, परसों के मैच की बात करूं, आप कुछ और ना समझिएगा जी। और डेप्रिसिएशन मेरे भाई कितनी है? 298। ये कैसे निकाली आपने 298? ऑन ओपनिंग और ऑन एडिशन करके। एडिशन तो हुई नहीं प्लांट एंड मशीनरी में, हुई है। तो सर वैसे ओपनिंग और एडिशन पे सेम नहीं आ जाएगी? पूरे पूरे साल की लगानी है ना, इकट्ठी लगा देते हैं। हाँ, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की। चले जी, कल हम कितनी वर्किंग्स बना चुके थे? 3 बना चुके थे। यार आपने वर्किंग का रेफरेंस मुझे नहीं दिया। किसके साथ वर्किंग? किसके साथ था? 1 और 2, 3 भी था। 2 और 3 मैंने लिखवाया था इधर। अच्छा, 17 के साथ था। 2 और 3 इसके साथ था। ये भाई इस फॉर्मेट में ना अगर आप वर्किंग का रेफरेंस ऐसे दे देंगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो आपको पेज पे तो आपका ये पूरा नहीं आएगा, आप तंग तंग करके लिख रहे होंगे, साहब वर्किंग भी कर देंगे ना तो बड़ा वो अजीब सा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा नंबर दे दिया करें, काम चल जाएगा। वर्किंग 4, वर्किंग 4 डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स की अगर बात की जाए, और स्ट्रेट लाइन है भाई प्लांट एंड मशीनरी, बोले आपको कैसे पता है? कैसे पता स्ट्रेट लाइन है? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा लिखा हुआ है, ओके। सो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? 1613। और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है? 277। ये काम करते थे ना, और मल्टीप्लाई किससे करते थे? रेट के साथ। कितना है जी रेट? 20। बोलें जी, 267 की डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स के ऊपर। फिर आ जाए जी एडिशंस के ऊपर। एडिशंस, सवाल में डेट मेंशन नहीं है, एज्यूम ये करेंगे कि साल के पहले दिन। बोले 31। और डिस्पोजल, साल के शुरू में डिस्पोज ऑफ हो गया तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं। बोले 298। 298 की डेप्रिसिएशन हमारी यहां पर आ गई, और ये डेप्रिसिएशन में हम लिख देंगे 298। और ये हमारे पास किस वर्किंग से आया? वर्किंग 4 से। इसके ऊपर 4 लिख दें। ठीक हो गया भाई? सब अच्छा है? नहीं बोलेंगे? बोलें जी। 1490, 1490। ये बता दीजिए, एक्यूमुलेटेड बता दें। 561। बुक वैल्यू बता दें। 929। कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल? कॉस्ट। डेप्रिसिएशन मेथड? स्ट्रेट लाइन। रेट 20%। ले जी, नोट करें इसे, फिर आगे चलते हैं। सर ये एक अदद एसी चलवा दें। क्यों भाई, नोट बनाना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। वजह? वजह बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये आई कैप का लेवल है भाई, यही सवाल घुमा फिरा के देता रहेगा आपको। पहुंच गए आप आई कैप तक? बिल्कुल, जो आप पहाड़ के नीचे से आई कैप को देख रहे थे ना, अब आप पहाड़ के ऊपर पहुंचे जी।
अभी ऊपर से नीचे फेंक देगा। अभी ऊपर से नीचे फेंक देगा। नहीं सर, आप ज़रा अच्छी गाड़ी लेके जाए ना सर, अपनी भी तैयारी मुकम्मल करके जाए। जनाब आलिया मकाम, सर डिस्पोजल पे आपके कहने पे मैं रेट किस किस वैल्यू पे लगाऊं, 277 पे लगा दूं? आते भाई 277 डिस्पोजल है ना, उस पर ही रेट लगेगा 20%। कितने महीने का बताएं? आते भाई बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। 277 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, बता दें कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी? जी सर, वही मैंने अर्ज की थी कि अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ डिस्पोजल ना हो तो हम एज्यूम करते हैं साल का पहला दिन ही है। तो इसका मतलब है कि खरीदने वाले एसेट भी साल के पहले दिन ही खरीदे गए और बेचने वाले एसेट साल के पहले दिन ही बिक गए। तो अगर ये साल के पहले दिन ही बिक गया, इसका मतलब है साल के दौरान तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। ठीक है आते भाई? किधर थे आते भाई? तैयारियां तो नहीं कर रहे थे? 2-3 दिन गायब रहे आप, घर गए थे, तैयारी करने गए हुए थे? इस्तकबाल, पुरतपाक इस्तकबाल। ओके, हो गया जी नोट? यार जल्दी करें, नोट कमाल करते हैं आप। पूरा सवाल तो नहीं नोट करने बैठ गए? ये यार ये गलत बात है यार, एक तो कल छुट्टी कर गए, ऊपर से पूरा सवाल नोट कर रहे हैं। बारिश बड़ी हो रही थी, आना था, बारिश बड़ी यार, ना किया करें यार। बारिश के आपके इरादों को रोक देती है यार। मतलब आप सीए करने आए हैं और आप, तो मेरा भाई आ जाता आगे या क्लास तक आ जाता, इसमें क्या था? नहीं, अच्छा परसों, क्या परसों मतलब? नहीं था कराया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये पीआरसी वाले तो 4-5 लोग थे, ये क्लास काफी ज्यादा खाली हुई है। ये मुझे लग रहा है काफी सारे थे अंदर, बता नहीं रहे थे। चलें जी आगे, इजाजत है? नोट हो गया सबका? आइए जी फर्नीचर एंड फिक्सचर फिटिंग्स पे आखिरी बात रह गई। ले जी, इसके लिए हमारे पास ओपनिंग है 390, बस खामोशी हो जाए अब। और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 140, तो एक एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग 140। किसी को कोई इख्तलाफ? ओके। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग के बारे में कहाँ कहाँ बात हुई है? 1 में बात नहीं हुई, 2 में बात हुई है लेकिन उसको इग्नोर करना है, 2 वाली बात को इग्नोर करना है। 3 में, 4 में फिर बात हुई है, वो कहता है जी एडिशंस टू फिक्सचर्स इंक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन द न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर रुपीज 40,000। तो एडिशन हो गई 40,000। उसने कह दिया कि इस 40 के अंदर 20,000 शामिल नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है। अगर होता तो हमें माइनस करना पड़ता, क्योंकि वो 20,000 एसेट के लिए क्वालिफाई नहीं होता। तो हम 40,000 की एडिशन यहाँ पे लिखेंगे, तो एडिशन हो गई 40 की, कोई मसला? और फिर बात हो रही है 5वें में, डिस्पोज हो रहा है जी। तो सिंपल वही बात है जी, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट। फिक्सचर कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल? कॉस्ट मॉडल है, इसकी भी रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो 41 से, तो भाईजान डिस्पोजल 41 से क्रेडिट। ओके। वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ जी, कितने से? 31 से करेंगे, बिल्कुल 31 से करेंगे। ये डिस्पोजल 31 से, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकल गई। और इसके अलावा क्या करना है भाई? बस अब डेप्रिसिएशन रह गई, वो तो एक आसान काम है। वर्किंग 5 बनाते हैं जी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ओपनिंग एसेट्स, भाई क्या रेट है, क्या मेथड है? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर अंदाज बदल जाएंगे अब ओपनिंग कॉस्ट नहीं होगा, ओपनिंग बुक वैल्यू होगा। तो मुझे बताइए ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है भाई? 390 में से 140 माइनस करें तो मेरे पास क्या ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी? क्या आप सब मानते हैं इस बात को? सो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई, इसमें से माइनस कर दें ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी है जी? सर नजर आ रहा है, कॉस्ट उसकी 41 है, डेप्रिसिएशन उसकी एक्यूमुलेटेड 31 है, तो 10 ही होगी ना, 10 होगी। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है जी 10। किसी को इसमें इख्तलाफ? समझ आ गई डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे आई है?
41 उसकी कॉस्ट थी, 31 उसकी एक्यूमुलेटेड है, तो 10 ही बनी ना। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25% से। बोलिए 16 के 60? 60। ओके, एडिशंस हुई हैं कोई? कितने की? 40 की। कितने महीने? पूरा साल। डेट मेंशन नहीं है तो साल का पहला दिन। बोले 10। नेक्स्ट आए जी डिस्पोजल। डिस्पोजल जो 10 हुआ उस पर डेप्रिसिएशन। सर एज्यूम करें साल के पहले दिन डिस्पोज ऑफ हो गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो नो डेप्रिसिएशन। 70 लें जी, 70। तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी जी? 70। और डेप्रिसिएशन आपको पता है क्यूमुलेटेड में ऐड होती है। वर्किंग नंबर 5। कोई रह तो नहीं गया? ओके, सब हो गया जी। बताएं जी, नो ट्रांसफर, नो रिवैल्यूएशन, कॉस्ट का टोटल 389। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 179 और बुक वैल्यू 210। कॉस्ट रिवैल्यूएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेट, टोटल आप खुद कर लेंगे इसका। टोटल आप खुद कर लेंगे इसका। ले जी, मेन डिस्क्लोजर या मेन नोट हमारा खत्म हो गया। इसको नोट करें, इसके बाद फिर हम इसके सब नोट्स बनाते हैं। और जब पेपर में आपको बोलेगा कि नोट बनाना है तो सिर्फ यहां पर बना के नहीं रुक जाना, आपने इसको आगे सब नोट्स पे भी लेके जाना। अच्छा वैसे इसका टोटल तो कर दें सबका, इनका तो कर ही लेंगे, मुझे बस इनका टोटल कर दें, मेन टोटल कर दें मुझे। इसका 3479 है। ऊपर ये सब टोटल आपने खुद कर लेने, इसका एक्यूमुलेटेड का कर दें। 2722। बस एक आध रुपए की खैर है, कोई बात नहीं। अब प्लीज जरा 1 मिनट बोर्ड पे देख लें। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के नीचे नॉन करंट एसेट की हेडिंग होती है, उसके नीचे हेडिंग होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। इसके आगे एक वैल्यू लिखी होती है, वो कौन सी वैल्यू होती है? वो होती है ये 2722। ये वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में जाके लिख दी जाएगी। बात समझ आ गई? और जब कोई देखना चाहेगा बैलेंस शीट में ये 2722 कहां पर आएगा, वो जाएगा नोट नंबर 6 में। बैलेंस शीट में इसके आगे लिखा होगा नोट नंबर 6। आपको सारा कुछ दिखाया था मैंने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आप नोट नंबर 6 में जाएंगे और आपको ये सारी डिटेल वहां पे नजर आ रही होगी। और आप देख लेंगे अच्छा 2722 में ये 4 चीजें हैं, अच्छा इनकी कॉस्ट, ये बुक वैल्यू, ये सारी डिटेल उसको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक होगी बात? अब आप नोट कर सकते हैं। नंबर्स भी स्टैंडर्ड की तरफ से पहले से डेजिग्नेटेड होते हैं, अपनी मर्जी होती है? नहीं नहीं, अपनी मर्जी होती है। उसमें नोट नंबर 1 होता है कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस, जिस तरह देखा था हमने। नोट नंबर 2 चल रहा होता है, 2, 3, 4 होते हैं बेसिस ऑफ प्रेपरेशन, आपने किस पे बनाई हुई है और आपके स्टैंडर्ड कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। 5 से नॉर्मली हम शुरू कर रहे होते हैं। 5 से फिर वो शेयर कैपिटल और फिर उस ऑर्डर में जहां जहां आपको वर्किंग की जरूरत पड़े आप दे रहे होते हैं। जल्दी नोट कीजिए, फिर इसके सब नोट्स की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। सारा सवाल जल्दी से नोट करें, उसके बाद इसके सब नोट्स बनाने हैं। ये सवाल जो आपने नोट किया है इसमें और जो इसकी वर्किंग्स 1, 2, 3, 4 हैं, क्या उसके दरमियान आपके पास कोई जगह मौजूद है कि नहीं? नहीं, ओके। पेपर में आपने क्या करना है कि ये जो मेन नोट है ये तो आपने बना लिया, इसके बाद होते हैं इसके सब नोट्स। सब नोट होता है, ये मेन नोट 6 है ना, वो होगा 6.1, 6.2, 6.3। ये आपने सब इकट्ठे बनाने हैं। इकट्ठे बनाने के बाद आपने फिर वर्किंग्स पे जाना है। तो ऐसा नहीं करना कि ये आपने बना के वर्किंग्स की हुई है उसके बाद सब नोट दिए हैं।
तो इसलिए जब नोट का सवाल आए ना तो 2 सफ़े ईजी छोड़ दिया करें, तीसरे सफ़े से वर्किंग करें ताकि 2 सफ़ों पे आपका मेन नोट भी आ जाए, सब नोट्स भी आ जाए। सब नोट से ज़्यादा होगा। नहीं सर अभी करने लगे हैं वही। ओके सब नोट कर चुके हैं भाई, कोई कर रहा है नोट? सबने कर लिया नोट? ओके चले जी आगे चलते हैं। अब बारी आ गई सब नोट की। ये वर्किंग मिटा दूं, ये मिटा दूं वर्किंग। जब आप मेन नोट बना चुके हो ये वाला, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके सब नोट्स पे। सबसे पहला सब नोट, चूंकि ये नोट नंबर 6 है, सब नोट पहला बनेगा 6.1। पहले आप बोर्ड पे देखेंगे, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, फिर आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। पहला नोट होता है जी, लास्ट रिवैल्यूएशन was परफॉर्म्ड बाय, क्या नाम लिखा हुआ है जी, क्या नाम लिखा हुआ है? किन मैसर्स, क्या लिखा है? मैसर्स जैक्सन्स एंड को, ए चार्टर्ड सर्वेयर ऑन, सॉरी ये नहीं लिखा, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स ऑन, किस दिन हुई रिवैल्यूएशन? यकम जनवरी 15 को, ऑन 1 जनवरी 2015। ले जी ये पहला सब नोट आ गया जो कि आपको सवाल से मिल जाएगा, तो इसमें आपको कुछ इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सब नोट के अंदर हमने बताना होता है कि ये पहली किसने जो है ये रिवैल्यूएशन परफॉर्म की और किस तारीख को परफॉर्म की। तो सर ये सारा डाटा आपके पास मौजूद है, मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 जनवरी 15 डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लिखी हुई है। शायद गालिबन एक जुमला मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। ये भी कुछ सवालों में मेंशन होगा, लेकिन नहीं भी होगा तो ये लाजमी बात लिखनी है। ये लिखना क्यों ज़रूरी है भाई? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता लगे कि ये रिश्तेदार नहीं थे आपस में, इसका दोस्त नहीं था। ये नहीं है कि अन्यवार रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किए मैं। इंडिपेंडेंट फर्म जो है वो अपना काम भी इंडिपेंडेंट करेगी, वरना मुदाखलत बहुत ज़्यादा होगी। जानने वाला होगा तो मुदाखलत होगी ना। तो अब यार तू एक काम कर, तू क्यों लैंड 400 करता है, तू इसको 4000 कर दे, तू भाई अपना, यार ऐसे तो नहीं, खाना खिलाएगा तो करूंगा। हाँ खाना खा ले तू, कोई बात नहीं, खाना खा के 4000 कर दिया। ओके तो इसीलिए इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज लिखना जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि भाईजान इन दोनों के दरमियान आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट फर्म ने किया हुआ है तो बिल्कुल ठीक ही किया होगा। ओके नहीं ये नहीं लिखने की जरूरत, बेसिस को छोड़ दें, बेसिस बताने की जरूरत नहीं होती, ये नहीं स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। ओके सब अच्छा है, नोट कर लें इसको, फिर सब नोट 2 पे जाते हैं, 6.2। चलें जी आगे। शौकत वाली कौन सी बात? शौकत कौन है? अच्छा बता देंगे शौकत कौन है। 6.2, बस आप पेन रुक जाएं, बोर्ड की तरफ देखें। नोट नंबर 2 के अंदर हमने बताना होता है मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑब्वियसली ये सब नोट तभी आएगा जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे, अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो ये सब नोट नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट मॉडल के अंदर कोई रिवैल्यूएशन नहीं होती। अब मुझे बताइए सवाल में क्या किसी एसेट पे रिवैल्यूएशन हुई है? बिल्कुल, लैंड पे हुई है और बिल्डिंग पे हुई है, तो इन दोनों की ही बात की जाएगी। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या साल के शुरू में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था? नहीं था। क्या साल के दौरान कोई एडिशन हुई? क्या साल के दौरान कोई एडिशन हुई? ओके बिल्कुल हुई, बिल्डिंग में भी हुई और उसमें भी हुई। क्या कोई एसेट हमने ऐसा डिस्पोज ऑफ किया जिसका रिवैल्यूएशन सरप्लस उठा के हमने रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दिया? अब अपने ज़हन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर ले आए, अब वो लेजर लेकर आए। क्या होता है? ब्रॉट डाउन कुछ ना कुछ होता है, इस सवाल में नहीं है तो इसका मतलब है ओपनिंग नहीं होगा। क्या कोई सरप्लस अराइज हुआ साल के दौरान? बिल्कुल, दोनों में राइज हुआ, दोनों में राइज हुआ। क्या कोई ऐसा सरप्लस था जो डिस्पोजल के नतीजे में हमने रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दिया हो? क्योंकि आपको पता है जब भी रिवैल्यूड एसेट को बेचते हैं तो उसका जितना भी सरप्लस होता है वो रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दिया जाता है, याद है ना आपको? ओके क्या कोई ऐसा एसेट था?
नहीं। और क्या होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। नहीं याद? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो हम फेंकते हैं रिटर्न अर्निंग में, क्या कोई ऐसी बात थी? नो सर मैम। निकाले बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की वर्किंग निकाले, ऐसी की तैसी आप सबकी। हाँ जी, आया नजर कुछ के नहीं? ओपनिंग बैलेंस बोर्ड पे देखेंगे, अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे। अरोज ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओके जी। लैंड की बात करें तो ओपनिंग साल के शुरू में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं थी। उसके बाद साल के दौरान वर्किंग कौन सी वर्किंग वन थी गालिबन। वर्किंग वन में जाके देखें कितना सरप्लस था भाई, बोले भाई। वर्किंग में ना भी देखें, फेस पे तो नजर आ ही रहे हैं आपको दोनों। ओके, तो 400 का सरप्लस राइज हुआ था। क्या कोई ऐसी जमीन हमने बेची थी जो कि रीवैल्यूड थी? नहीं, कोई भी नहीं। तो जब बेची नहीं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी सरप्लस हमारा जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, एडजस्ट नहीं हुआ होगा, और इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 400 रिवैल्यूएशन सरप्लस में लैंड का 400 पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? अब आ जाए बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे क्या कोई साल के शुरू में थी हमारे पास? नो। अरोज कितना हुआ? 280। लेकिन आप वर्किंग टू में जाके कंफर्म भी करें, 280 आ रहा है वहां पे, तो 280 आ गया। क्या कोई ऐसी बिल्डिंग हमने साल के दौरान बेची जो रीवैल्यूड थी और उसका सरप्लस हमने ट्रांसफर कर दिया रिटेन्ड अर्निंग में? नहीं, तो एडजस्टेड जीरो हो गया। क्या कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी? 7 की थी। लेस करूं ऐड करूं? सर सरप्लस में कमी हो रही है ना, तो लेस करूंगा। तो मेरे पास बैलेंस शीट में शायद 673 का रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होगा मुझे, और उसमें मैं जब नोट में जाके देखूंगा तो पता लगेगा 400 जमीन का है, 273 बिल्डिंग का है। और याद रखिएगा, ये एडजस्टेड का मतलब होता है जो रिवैल्यूड एसेट आप बेच दें और उसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस उठा के आप रिटेन्ड अर्निंग में फेंकें, वो एडजस्टेड में आएगा। और जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में आएगा वो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। तो ये वाला जो रो है ये एसेट बेचने की है, ये वाली जो रो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की है। बात सबको समझ आ गई? और ये मैं आपको बता दूं, ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर ही है। ये एसेट का लेजर है, ये लेजर है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और ये लेजर है सरप्लस का। वही लेजर चल रहे हैं, सब आपको बनाने आते हैं, बस फॉर्मेट हमने थोड़ा सा चेंज किया। बात समझ आ गई? इसको नोट करें, फिर 6.3 पे चलते हैं। आसान है सब नोट्स? ओके, तो वक्त ही बताएगा। जी भाई, चलें आगे। ओके, सब नोट नंबर 3। सब नोट नंबर 3 बड़ा अजीब सा है, लेकिन आ जाएगा समझ। हैड देयर बीन नो revaluation
book values would have been as follows। क्या मतलब है जी इसका? अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती तो बुक वैल्यूज क्या होती? क्या करूं? देखें, दो ही एसेट्स हैं जिनमें रिवैल्यूएशन हुई है। अब बोर्ड पे देखेंगे, नोट कोई नहीं करेगा। हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कॉस्ट कितनी होती, इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होती, और बुक वैल्यू कितनी होती। यानी कि ये दो एसेट्स अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते तो क्या हालात वाकयात होते? सर लैंड की कॉस्ट कितनी है भाई? 500। इसके कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती? नहीं, तो इसकी बुक वैल्यू भी 500 ही होती। लेकिन आज रिवैल्यूएशन की वजह से ये 900 पे पड़ा हुआ है। तो अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये 500 पे पड़ा होता। यहां पे तो डेप्रिसिएशन नहीं थी, इसलिए जिंदगी सुकून में थी। बिल्डिंग में क्या करें? बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती? 500। सर एडिशंस भी तो आ रही हैं, एडिशंस को नहीं कटर करना, इसको भी तो कटर करना है। सर 400 आपकी कॉस्ट होती ओरिजिनल वालों की, और 100 एक एडिशन हो गई उसकी, तो टोटल कॉस्ट आपकी होती 500। मानते हैं इस बात को? इस बात को मानते हैं? एक्यूमुलेटेड कितनी होती? एक्यूमुलेटेड कितनी होती? 80 आपके पास पहले की पड़ी हुई थी, और मजीद इस साल की डेप्रिसिएशन वो कितनी होती? ये देखें, ओपनिंग 80 आपके पास पहले पड़ी होती, और इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन मजीद ऐड कर देते, वो कितनी होती? बोले सर। देखें, कॉस्ट पे आपने 2% लगा देना था। यही होता ना, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो आपने कॉस्ट के ऊपर 2% लगाना था। तो कॉस्ट आपकी 400 ओपनिंग थी और 100 एडिशन थी, 500 हो गई, तो 500 पे 2% लगाना था ना आपने, अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती। मानते हैं इस बात को? तो भाई रिवैल्यूएशन अगर ना हुई होती तो इतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास साल के शुरू में होती। ये देखें, लेजर बनाते हैं इसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। ब्रॉड डाउन मेरे पास 80 था, यहां पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। वो डेप्रिसिएशन कितनी होती भाई? भाईजान ओपनिंग, ऑन ओपनिंग एसेट्स, यही करते हैं। ऑन एडिशंस ये कितना बनता है जी? ये बताएं। 8। और ये कितना बनता है? 2। नहीं जी, 10। यही होता ना? बोले यही होता। तो अगर हम यहां पे 10 लिखते और यहां पे कैरी डाउन 90 लिखते तो हमारा आंसर हमें मिल गया 90। तो क्या इस फैक्टर को सॉल्व करके 90 नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बस यही काम हम करना चाह रहे थे। तो अगर रिवैल्यूएशन ना हुई हो तो कॉस्ट कितनी हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो, ये काम आपने करना है। मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी अगर डेट ऑफ डिस्पोजल या डेट ऑफ एडिशन दी होती, तब हम ये काम ना कर सकते, तब हमें तीनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालनी पड़ती। तो कोई बात नहीं, खैर इतने तो चैंपियन आप हैं ही। 410 सब नोट नंबर 3 तैयार है, और एक सब नोट और रह गया। नोट कीजिए इसे। दूसरी पानी वाली बोतल दे सकते हैं आप? जज़ाकल्लाह जी। 2 पेज छोड़ने के बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि पेपर में ये मेन नोट और सब नोट एक लाइन में आने चाहिए। जी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टोटल नहीं नहीं, ठहर ठहर, टोटल कितनी बन रही है? 97 बन रही है, और 97 में से हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलें जी चौथे नोट पे। बोले ओके। चौथा नोट वेरी इजी। चौथा नोट है जी, मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग बैलेंस,
एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। तो सवाल में जो CWIP का डाटा गिवन है उसकी अहमियत बस यहाँ तक है। कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? गालिबन 91 था, ऐसे ही है। 53 का खर्चा मजीद हुआ, 100 का हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया बिल्डिंग में, तो अब कितना पड़ा हुआ है? बोले बोले 43। नहीं जी, सब नोट्स खत्म हो गए। दुआ करें पेपर में रिवॉल्यूशन वाला सवाल ही ना है, सारे सब नोट्स फारिग, पहला दूसरा तीसरा तीनों सब नोट फारिग। तीनों सब नोट रिवॉल्यूशन की वजह से है ना, पहला दूसरा और तीसरा। चौथा तो चले हो सकता है कॉस्ट मॉडल भी हो, लेकिन पहले तीनों सब नोट्स उसी वक्त लगेंगे अगर रिवॉल्यूशन मॉडल होगा। तो दुआ करें रिवॉल्यूशन मॉडल ना आए, उसके लिए आपको CA छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि CA में तो रिवॉल्यूशन वाला ही आएगा। आई कैप को भी पता है ख्वारी यहाँ पर है, तो ख्वारी करेगा वो आपको। फिलहाल बस इतना ही है। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, नहीं बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे। नोट के कितने मार्क्स हैं और सब नोट से कितने? नोट के कितने मार्क्स हैं? अगर नोट 5000 वाला हो तो सबसे ज्यादा मार्क्स है, अगर नोट 10 वाला हो तो कम मार्क्स हैं। यार ये डिपेंड करता है सवाल पे, ये सवाल पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अगर ये सवाल कितने मार्क्स के लिखे हुए मार्क्स नहीं लिखे हुए, ये सवाल कोई होगा कोई 13 14 15 नंबर का, 13 नंबर का होगा, 12 13 नंबर का, तो होंगे एक एक दो नंबर का नोट होगा। पहला नोट आधे नंबर का होगा, मूवमेंट इन वैल्यू सरप्लस शायद 2 नंबर का हो, 4 नंबर होंगे। ये देखिए बैलेंस शीट में शायद ऐसे आ रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 62722 और CWIP 6.4 नोट से 43 क्यों लिखा होगा। ओके ओके, स्माइल, ठीक है मेरे भाई, सच्चा है तू, शादीशुदा बंदे को कह रहा स्माइल। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, वो वाकई आ गया जिसका नहीं अभी नहीं आया। सवाल नंबर 2 पे है जी, पेज नंबर 223, पेज नंबर 223। आतिफ साहब तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। नहीं नहीं तुम वो नहीं वो हो, मैं तो तुम्हें वो समझ रहा था जी। नहीं मुझे लगा तुम वो नहीं वो हो। अच्छा तुम वो नहीं वो हो, ओहो तुम तो बड़े दुखी हो गए आजकल। नहीं तुम न्यूट्रल हो, यानी तुम वो नहीं वो हो। ओ अच्छा, मैं तुम्हें वो समझ रहा था, वो समझ रहा तुम तो वो हो। ओके, वो कहता है कोई आए कोई जाए, हमें कोई इससे मसला नहीं है, ऐसे ही आतिफ, यही है ना। वह हमारी बात पूरी होनी चाहिए। वो वाले हो ना? अच्छा वो कौन हो फिर? पता नहीं सर, यानी सो रहे हो भाई। सवाल नंबर 2 पे आइए, कार्ली। ये सवाल आपके क्या है जी? घर का काम है। आज किसका मैच है? आज किसका आते भाई आज किसका मैच है? किसका? न्यूजीलैंड और किस? या कोई शर्म करो, कोई पढ़ा करो जाके, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। शर्म नहीं आती? मैच बता रहे हो मुझे जी। कल साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का। हाँ शर्म नहीं आती तो मैच देखते हो, नीदरलैंड जीत गया, पढ़ा करो जाके, मैच देखते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यार ये समझाया करो यार, पढ़ते नहीं है ये। द फॉलोइंग इज एन, प्लीज आप फोकस करें, बस खत्म होगी बात अब। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली ऑन 31 दिसंबर 14। ले जी 31 दिसंबर 14 का उसने आपको डाटा दिया है। रिक्वायरमेंट में पहले देख लेते हैं क्या करना है जी। रिक्वायरमेंट अगले सफे पे है, प्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट वुड अपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15। नोट बनाना है आपने, ओके नोट बनाना है। ले जी आइए वापस, लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट मौजूद है, लैंड और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है और कैरिंग अमाउंट मौजूद है। सर ये 31 दिसंबर 14 की है, हमने जो नोट बनाना है वो कब का बनाना है? 15 का बनाना है। तो इसका मतलब है ओपनिंग डाटा सवाल में दिया गया है, नोट के ओपनिंग बैलेंसेस आपके सामने आ गए, लैंड और बिल्डिंग का भी आ गया, प्लांट इक्विपमेंट का भी आ गया और कंप्यूटर का भी आ गया। ओपनिंग का मसला तो हल हुआ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द फॉलोइंग रेट्स, लैंड और बिल्डिंग पे ओवर 50 ईयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन बिल्डिंग ओनली।
वो कहता है 50 साल की यूजफुल जिंदगी है सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर, जमीन को ना कराइएगा डेप्रिशिएट। तो सर एक मसला है, बड़ा बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। मसला ये है कि ये जो 15 लाख की मुझे लैंड और बिल्डिंग बता रहा है, क्या ये सारी बिल्डिंग है? सर इसमें तो ज़मीन भी है। तो अगर ज़मीन भी है तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा जिसमें हम इसको अलहदा कर सकें। हो सकता है आगे सवाल में डाटा मौजूद हो, देखते हैं। प्लांट इक्विपमेंट पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस और कंप्यूटर्स पे 33.33% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपके आखिरी वाली बातें भी पूरी हो गई। ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ऑन 31 दिसंबर कुछ समझ आ रही है? द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड टू ₹17,50,000। क्या मतलब है इसका? नहीं, क्या मतलब है? ईयर एंड रीवैल्यूएशन। सर ये 31 दिसंबर 14 भी हो सकता है? नहीं सर, ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरिंग 15, तो सर इसको 31 दिसंबर 14 मत समझ बैठिएगा, ये 31 दिसंबर 15 है, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है। और फौरन आपके दिमागों में आ जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन पहले और बाकी चीजें बाद में, यानी ये जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स हैं ये सब बदल जाएंगी, सब बदल जाएंगी। और फिर मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर नहीं आएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पहले हो चुकी होगी। तो ये जरा थोड़ा सा दिमाग खोल के सवाल करना है। तो मैं ये सामने मैच चल रहा है, उधर अजीब लोग हैं जी। 21 तारीख को सर, वो अभी मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हमने पढ़ी नहीं है, अभी मैं भी याद करके नहीं आया हुआ। ऑफ दिस अमाउंट, काम की बात करने लगा है, 1750 में से वो कहता है इस अमाउंट में से 6.5 लाख जो है वो जमीन का है, विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट ₹5 लाख। मसला हल कर दिया उसने कह दिया ऊपर जो 15 लाख है ना, इसमें से 5 लाख जमीन का है, बाकी 10 लाख लैंड का है। तो सर अब दोनों को अलग-अलग करें, दोनों का रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग-अलग निकालें और काम चलाएं। ओके, नहीं बोलेंगे? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स वाज असेस्ड एज 40 ईयर्स। सर इससे ज्यादा आसान सवाल वो आपको क्या दे? अब खुद ही रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने शरीफों नहीं, मासूमों की तरह उसने बता दी। वो जरा बात कहीं और निकल जाती है उस लफ्ज से, तो इसीलिए उसने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपको 40 साल खुद ही बता दी। ओके मेरे भाई, आगे चले। A machine which had cost ₹80,000 and had accumulated depreciation of 57,000 at the start of the year was sold for 25,000 in the first week of the year। एहतजाजन सवाल छोड़ दें, इतना आसान सवाल आप नहीं कर सकते, मुश्किल सवाल करना है। एहतजाजन छोड़ देना चाहिए आपको। सर मुश्किल सवाल दें, क्या बोली जा रहे हैं आप? हमें डिस्पोजल बता रहे हैं आप, वो भी उस एसेट की जो रिवैल्यू ही नहीं हुआ। इससे आसान बात दोस्त और क्या होगी? बोले भाई, इससे सस्ता फिर कुछ नहीं है भाई, फिर ऐसे ही है। A new machine was purchased। एडिशंस, शर्मिंदगी हो रही है सवाल पढ़ते हुए। इतना आसान सवाल सर करा रहे हैं आप, हमारा लेवल देखें और आप सवाल देखें। ओह मैन, न्यू एडिशन बता रहा है आपको और उसने कहा चलो लगे हाथों जरा एसेट की कॉस्ट निकालना भी आपसे देख ही लेंगे, आपको आता है कि नहीं आता। परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव ऑफ रीक्लेमेबल टैक्सेस, ट्रेड डिस्काउंट, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज। ओ बोरिंग कॉस्ट, खैर बोरिंग कॉस्ट नहीं है ये, इग्नोर करें फिलहाल, जो भी करना है वो आपको बेहतर पता। ओके, यहां से एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, एडिशनल में लिख देंगे। आगे चले। ऑन 1 जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस। चेंज इन एस्टिमेट की भी हल्की सी बात उसने कर दी। तो कोई नहीं, ये भी आपको आता है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग बदल जाएगी बस, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या मुश्किल है इस सवाल में? कोई नई बात नहीं है, वही फजूल से रिवैल्यूएशन हो रही है, वही एक कॉस्ट मॉडल वाला एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, एक एसेट की उसने कॉस्ट आपसे निकलवानी है, और चौथे पॉइंट में कह रहा है एस्टिमेट बदल दो, डेप्रिसिएशन की वर्किंग चेंज कर दो। तो सर हर एक की अलग अलग वर्किंग बनाए, सवाल सॉल्व कर दें। इंटरेस्ट का अभी मुझे नहीं पता, करके आइएगा, कल बात करेंगे। थोड़ा सा खुद भी सोचा करें, वरना कल मैं तो बता ही दूंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी, ये सवाल आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह कल इस सवाल से आगाज करेंगे। अल्लाह हाफिज।